Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Please comment and tell me in the comment section कि आप सब लोग कैसे हैं और नहीं ठीक है तो क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है ज़रूर बताइए. I'll try to help you out. So as you all know, on this channel I share with you all my own handwritten notes so that you get an idea how to make crisp, short and yet meaningful notes which will be helpful for you for the both prelims and mains examinations. मैं इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ. ओके, सो अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ऑल्सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट्स चाहिए या तो किसी टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे नोट्स उसका बनाएं, ये तो बहुत वास्ट है या कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट, तो उस पर नोट्स कैसे बनाएं टू मेमोराइज इट, then also you comment in the comment section and let me know. I'll try to help you out on that as well. So today's topic is, today the notes that I'm sharing with you all is writs under Article 32, which is your fundamental right. Article 32 is also a fundamental right article, and Article 226. So before starting, I would request to you all, please like the channel, please like the content, so that it helps the YouTube algorithm to reach others. It will not take much of your time. आपको just एक button click करना है, touch करना है, but it will really mean a lot to me, and it will also help others who are starting or who are lost and unable to make notes. Thank you. So let's get started. So writs under Article 32 and Article 226. Article 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, एंड आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है. सो आर्टिकल 32 आपको पहले भी मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डिफरेंस क्या होता है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है और हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है. दोनों में डिफरेंस मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं. सो but the writs that are issued by both are same. The first writ is habeas corpus. What is habeas corpus? आप इतना अगर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, देखिए मैंने कैसे इसका नोट्स बनाया. To have body of, that's it, that is the meaning of habeas corpus. अगर आप ये इतना ही भी याद कर लेंगे, इतना भी नोट लिख लेंगे ना, और टॉपिक को बुक में पढ़ के समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा what is this writ about. Okay, so habeas corpus is to have the body of. What does it mean? It means it is an order issued by the court to produce the person who has been detained and then examine the cause and legality of detention. So मतलब क्या हुआ, अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है, or somebody is untraceable and the responsibility lies on the government part or sometimes the police part. जैसे कि हमने देखा कि many times writs have been issued and there are many cases in Delhi where the court has issued writs but still those cases have not been solved. So तो इसका मतलब यही होता है कि आप जिस पर्सन के बारे में उनको वहां पे कोर्ट में ले आइए. टू हैव बॉडी ऑफ, कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप उस पर्सन को जिसको आपने डिटेन किया है, रखा है, उसको आप कोर्ट में ले आइए और फिर वो एग्जामिन करेगा व्हाट इज द कॉज, क्या वजह है, उसकी लीगैलिटी क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिटेंशन, देन वो करता है. सो आप ये है हेबिस कॉर्पस, राइट. आप जस्ट ना रिमेंबर करिए टू हैव द बॉडी ऑफ. नाउ किसके अगेंस्ट हेबिस कॉर्पस कोर्ट इशू कर सकता है? बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, बट किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? सो it can be issued against both public authorities and private individual. This you need to remember. This is very important from prelims perspective कि हेबिस कॉर्पस जो है वो आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू
कर सकते हैं. अगर सपोज किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी को, कभी कभी क्या होता है ना, यू नो बॉन्डेज, स्लेवरी, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल फॉर यू नो फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर ऐसा केस होता है कि कोई, और वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता कहाँ है, देन दे कैन बी आस्क्ड, द प्राइवेट इंडिविजुअल कैन बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द पर्सन. सो ये प्राइवेट, पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ, दोनों के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड. एंड इसका मतलब होता है कि टू हैव बॉडी ऑफ, जिसको भी है उसको लाके कोर्ट में खड़ा करिए. नाउ मैंडेमस, द सेकेंड रिट इशूड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज मैंडेमस. ये कितना इजी है, आप सिर्फ इतना याद कर लो, वी कमांड, हु इज कमांडिंग, कमांडिंग इज द court. Now, who can command? A commander or a command, somebody who is issuing command, you know. So that means they are asking you to do something. They are asking you to do something. They are in the commanding position. So it is a command issued to public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform, right? अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, you know, जो गवर्नमेंट पोजीशन पे है, पब्लिक पोजीशन पे है, वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं कर रहा है, then you can go to the court and ask कि आप हमें, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, और the fundamental right has been breached due to failure or refusal to perform his official duty, है ना. वो अपना जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है, काम है, वो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट विल इशू दिस. कोर्ट फिर इस केस में कोर्ट क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस नहीं इशू करता है, फिर इस केस में वो मैंडेमस इशू करेगा. एंड द कोर्ट विल आस्क द ऑफिशियल, द पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. अब ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, इट इज इशूड अगेन पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, जो इंफीरियर कोर्ट का मतलब इंफीरियर कोर्ट इन द सेंस की जो खराब कोर्ट या वैसा नहीं है. इंफीरियर का मतलब द कोर्ट लोअर देन the commanding court, right? If the Supreme Court is doing, then lower that the High Court, or the below that the High Court is doing, the courts below the High. So it is issued against public body, corporation, inferior court, tribunals, but not against the president or the governor. The Supreme Court or High Court cannot issue mandamus to और अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. वो उनको नहीं बोल सकते कि आई एम कमांडिंग दैट यू परफॉर्म योर ड्यूटी. व्हाई इट इज, बिकॉज जनरली इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम the role or the role of president and governor is nominal, ceremonial, you know, role they do. Everything is done by the elected representative and the COM, Council of Ministers. That is why मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं होता. तो दो चीज आपको इन सारे रिट्स में, दो ही चीज याद करनी कि वो है क्या और किसके अगेंस्ट उसको इशू किया जाता है. तो ये दो चीज आप याद कर लेंगे, देन दिस टॉपिक इज कंप्लीट. और जो मैंने यहाँ ग्रीन हाईलाइटर किया है वो इसलिए कि आपको तुरंत ही क्लिक कर जाए कि क्या है. कभी कभी आप इतना पूरा स्टेटमेंट याद करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट स्किप हो जाता है इसका उसमें, यू नो, दिस पॉइंट यू रिमेंबर एज दिस, बट इफ यू जस्ट छोटा सा यू नो याद किए रहेंगे जो ग्रीन हाईलाइटर है, तो इट विल बी वेरी इजी टू कनेक्ट. नाउ द थर्ड इज prohibition. Third writ is prohibition, which is issued by both High Court and Supreme Court. What is prohibition? Prohibition is, it is issued by the higher court to lower court or tribunal to prevent it from exceeding its jurisdiction. What does that mean? इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनके जो बिलो जो कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स विच आर बिलो देम, यू नो, इन द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, तो उनके अगेंस्ट ये
प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू किया जाता है। सो प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ या तो इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं होता, वो कोर्ट के ही अगेंस्ट होता है। जो जुडिशरी होती है उसके अगेंस्ट ही प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है। एंड व्हाट इज द प्रोहिबिशन ऑर्डर? इट इज issued only against judicial and quasi judicial authorities. तो इसका क्या मतलब है? the higher court, Supreme Court or High Court, which is the higher court, they issue prohibition order to lower court and ask them कि भाई आप जो अपना jurisdiction में रह के काम करिए, आप अपनी jurisdiction की या आपकी जो power है उसको breach नहीं करिए। In a sense ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो दायरा मतलब वो तो आपका सपोज आप लीगल में हैं या कोई फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट क्रिमिनल की चीज़ें डिसाइड नहीं कर रही है, या कोई ट्रिब्यूनल है तो उसको एक पर्टिकुलर उसका एक फ्रेमवर्क होगा कि आपको इस चीज़ के लिए ये ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो बट ट्रिब्यूनल है वो दूसरी टॉपिक पे दूसरे मैटर्स पे डिसीजन ले रहा है, तो इट इज़ ब्रीचिंग इज ज्यूरिसडिक्शन। आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड, तो फिर आपको प्रोहिबिशन आ जाएगा। भाई जस्ट स्टे विद इन द लिमिट्स, स्टे विद इन द ज्यूरिसडिक्शन, डोंट क्रॉस इट. So it is issued against judicial and quasi-judicial authorities, right? Now, the fourth writ that is issued by the High Court and Supreme Court is certiorari. So what is this? That means to be certified, to be informed, to be certified or to be informed. What does that mean? Let's see. Issued to the lower court, tribunal or tribunal 2 to transfer a case pending with lower court to itself or to quash the order of the lower court, right? तो क्या होता है, ये जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को करते हैं कि भाई आप सर्टिफाई करिए, सर्टिफाई करके दीजिए, या हमें कोई जो हायर कोर्ट होती है, सपोज हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास जो केसेस आते हैं ट्रांसफर होके लोअर कोर्ट से, उनको कैसे पता चलेगा कि वहाँ ट्रांसफर होके आया है? तो दे इशू दिस रिट कि आप उसे सर्टिफाई करिए, सो दैट वी आर इन्फॉर्म अस दैट दिस हैज बीन ट्रांसफर्ड, द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कोर्ट टू अस, राइट? एंड दूसरा टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, और उन्हें लगता है कि लोअर कोर्ट का कोई ऑर्डर विच इज नॉट अप्रोप्रिएट और विच इज नॉट अप्रोप्रिएट इन द सेंस लीगली अप्रोप्रिएट, देन दे कैन क्वैश दिस ऑर्डर। तो उसके लिए भी वो सर्टियोररी इशू करते हैं, राइट? एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स इट इज issued on the grounds of excess or lack of jurisdiction or error of laws. अगर जैसे हमने की अभी प्रीवियस वाले में देखा, प्रोहिबिशन कब इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? प्रोहिबिशन रिट इशू करता है जब लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करती है, बट वो तब करता है। अब यहाँ पे अगर एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर लिया तो फिर वो सर्टियोररी इशू करेंगे। एंड देन इन केस ऑफ एरर ऑफ लॉज, अगर कुछ गलत लॉ, सपोज लॉ का गलत लॉ के थ्रू इंटरप्रेट करके अगर कोई जजमेंट दिया तो भी वो इसको इशू करते हैं दिस। एंड देन इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो ये किसके अगेंस्ट होता है? एक एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, जो एडमिनिस्टर करती है चीज़ों को, और जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सो प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरी बोथ आर इशूड अगेंस्ट क्वासी एंड जुडिशियल बॉडीज. Now, the last writ is quo warranto. Now, what is quo warranto? By what authority or warrant? Here, the higher court is asking कि आपने जो भी किया, जो काम किया, by what authority और warrant किया, मतलब कि आपके पास उसको करने का अथॉरिटी था, जो काम आपने किया। एक जो पब्लिक ऑफिशियल है वो अगर कोई काम करता है तो उसको फिर अगर
in cases where some issues arise, then this issues a writ. High Court or Supreme Court, they can issue a writ asking the person कि आपके पास उसका क्या राइट था, अथॉरिटी क्या थी, अधिकार क्या था, मतलब आपने किस हैसियत से वो किया. So issued by court to inquire into legality of claim of a person to a public office. उससे ये पता चलेगा, वो इंक्वायर करता है कि जिस बंदे ने ये जो काम किया क्या वो उस पब्लिक ऑफिस में लीगली है. Is it legally is he legally available on that chair from which he has performed his duties, right? So quo warranto issue करता है. Cannot be issued again ministerial और प्राइवेट ऑफिस. आप कोई प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल का ऑफिस है, तो वहाँ वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी. क्यों नहीं एप्लीकेबल होगी? क्योंकि प्राइवेट ऑफिस में हायरार्की और वर्क इज नॉट ऐसे कट टू कट नहीं होता है ना. आज आप नहीं आए, किसी ने आपका काम कर दिया, वो तो काम तो पब्लिक स्फेयर में भी होता है, but the signature and everything, so many things, there are so nitty-gritties, there are differences between private job and government way of or state or public way of working. तो आप उससे फिर आपसे पूछेगा कि आपने इंक्वायर करेगा कि लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम, आपका क्या क्लेम क्या लीगल है जो आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, उस पब्लिक ऑफिस से आपने वो काम किया है. Now the second point is cannot be issued again ministerial private office. Yes, we were doing this. So और ministers का क्या है? Ministers they are today, they are not tomorrow. सब individual ministers, but जो public उसमें होता है काम होती है, उसमें individual does not matter. The process matters the most. Procedure matters the most. Procedure matters the most. That should be followed. And then the next point is this writ can be sought by any interested person and not necessarily aggrieved person as in above first 4 cases. तो को वारंटो है, इसे कोई भी कोर्ट में जाके को वारंटो, एनी सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट टू इशू को वारंटो इन एनी केस. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीव पर्सन हो. एग्रीव पर्सन का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है आप तभी को वारंटो इशू करवाने के लिए नहीं जा सकते जब आप डायरेक्टली इम्पैक्टेड हो. अगर कोई और इम्पैक्टेड है और आपको लग रहा है दिस you need to help, or you can go to the court and ask the court to issue quo warranto. Okay, but ये सिर्फ इस केस के लिए है. इसके पहले जो 4 केसेस हैं लाइक habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, उसमें ऐसा नहीं है. You cannot go to the court and you cannot go to the court and ask them to issue this, right? So this is all for today's video. I will request you all with folded hand, please like, share and subscribe my channel, and press the bell icon so that when I upload video you get the notification and it's easy for you to reach the video. So see you in the next video. Love you all.